Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Engineer Shahzad Ashraf from your favorite channel Top Spot Physics. And once again students, हम लोग MD CAT का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर के अंदर हम पर्टिकुलरली जो है वो स्टूडेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इनको इन डिटेल हम लोग इनके इंशाल्लाह तमाम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बड़ी डिटेल डिस्कशन कर रहे होंगे। हम जहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो मुख्तलिफ चीज़ों की एंगुलर वेलोसिटीज लाइक एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट्स हैंड, आवर्स हैंड और सेकंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ। लाइक अगर वो आपको एंगुलर वेलोसिटी के बाद इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन में पूछे कि फैन ऑफ कर दिया है, वो 1 सेकंड में जो है वो कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा होगा, कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करके रुक रहा होगा, ऐसे तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सर्कुलर मोशन का यूनिट जो है उसमें चीज़ों को सॉल्व करने में आसानी रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बेटे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इस दौरान जितना भी वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे एंगल बना रहा होगा स्टूडेंट, उस एंगल का नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यू कैन सी द डेफिनेशन ऑन द स्क्रीन। द एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसने पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया और वो मूव करते करते पॉइंट बी पे चला गया और इस दौरान इसने सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर कोई ना कोई एंगल बनाया स्टूडेंट। इस एंगल का नाम जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको दो चीजें याद रखनी है कि भाई मुख्तलिफ टाइम्स पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल आ रहे होते हैं। तो जब न्यूमेरिकल आ रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला जो है वो पता होने चाहिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो पहला फॉर्मूला है स्टूडेंट दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एस ओवर आर होगा। यहाँ पे एस क्या चीज है और आर क्या चीज है मैं बताता हूँ। बेटे एस जो है, जब ये ए से मूव करके बी पे गया तो इसने कुछ ना कुछ ये जो आर्क लेंथ कवर की है, ये वाला जो डिस्टेंस कवर किया है स्टूडेंट, इस डिस्टेंस का नाम जो है वो एस है। अब एस को वो दो मुख्तलिफ तरह के नामों से पुकार सकता है, तो गुमराह मत होइएगा बेटे। एस को वो कह सकता है कि आर्क लेंथ भी बोल सकता है। नंबर 1 में एस के लिए एक पहला नाम जो हो सकता है वो आर्क लेंथ, और नंबर 2 में बेटे वो इसको लीनियर डिस्टेंस भी बोल सकता है। बोले एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो इतना लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो बच्चे परेशान होते हैं कि लीनियर डिस्टेंस। और देयर इज अ थर्ड नेम, वो एस को एक और नाम से भी पुकार सकता है। इसका एक और नाम टेंजेंशियल डिस्टेंस भी होगा। तो जब भी स्टूडेंट्स वर्ड आ जाएं आर्क लेंथ, लीनियर डिस्टेंस, टेंजेंशियल डिस्टेंस, तो ये तमाम जो है वो नाम है बच्चों किसके भला, ये एस के नाम है। और आर के बारे में आपको आइडिया है कि यहाँ पर जो आर है वो बेसिकली क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई जब ये सर्कल में मूव कर रहा है तो इस सर्कल का कोई ना कोई रेडियस भी होगा, उस रेडियस का नाम हम लोग क्या रख रहे हैं, आर रख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का याद कर लेना है, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर है। बट आपके पास एक दूसरा फॉर्मूला भी है, ये तो स्टूडेंट मैंने पहला फॉर्मूला बताया, बट यू कैन फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अनदर वे। और इसको इन डिटेल आगे चल के मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन में डिस्कस कर रहा हूँ। बट एक दूसरा फॉर्मूला याद करो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि ओमेगा मत लिखो, ओमेगा एवरेज लिखो, ज्यादा बेहतर फॉर्मूला है। तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करने का जो दूसरा फॉर्मूला है वो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एवरेज ओवर टी है, ओमेगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी है। इसको थोड़ा सा आगे चल के बात करूंगा, लेकिन फिलहाल जो हमारा प्राइम इंपॉर्टेंस है, जिस फॉर्मूले को हम इन डिटेल अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको थीटा के मुख्तलिफ यूनिट्स बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ। की पॉइंट्स क्या हैं बच्चों, याद रखो कि अगर जो है जो आर्क लेंथ है वो एंड रेडियस हैव सेम यूनिट्स, अगर वो आर्क लेंथ और रेडियस को सेम यूनिट्स में मेजर करे तो हमारा जो थीटा का आंसर आएगा, याद रखिएगा, वो हमेशा रेडियन में आएगा। मुख्तलिफ इसके यूनिट्स हैं, डिग्री भी हैं, रेडियन भी है, रेवोल्यूशन भी हैं। तो जो हमारा थीटा आएगा दैट विल बी इन रेडियन। मैं ये समझाता हूँ मैंने क्या बात बोली। बेटे अगर वो आपको बोले कि हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल में जो आर्क लेंथ है लेट्स सपोज वो मैं बोलता हूँ वो 10 मीटर है, बोले जो रेडियस है वो 2 मीटर है, बताओ थीटा कितना होगा। तो थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या है, एस ओवर आर है। तो एस कितना है, 10 मीटर।
आर कितना है स्टूडेंट्स, 2 मीटर। देखो दोनों यूनिट सेम है, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 5, और ये होगा किसमें भला, रेडियन में। अगर बोलता स्टूडेंट्स जो एस है वो है हमारे पास, लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ 10 सेंटीमीटर, और बोलता रेडियस जो है वो है हमारे पास 1 मीटर, अब बताओ थीटा कितना होगा। तो अगर आपने थीटा का आंसर रेडियन में लाना है तो बच्चों पहले आपको एस और आर के यूनिट्स क्या करने पड़ेंगे, सेम। या तो आप इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो आपने पहले आर और एस के यूनिट कंसिस्टेंट करने हैं। जैसे ये दोनों यूनिट कंसिस्टेंट हो रहे होंगे तब जाके आप थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और जब आप थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होगे तो आपका जो थीटा का आंसर यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। और दूसरी कहानी, कभी कभार थीटा दे के एस या आर में से एक चीज पूछ रहा होता है, तो बच्चों अगली बात ये याद रखो कि अगर हमारे पास जो है वो बता दे कि थीटा रेडियन में है, अगर वो थीटा गिवन हो बेटे थीटा इज इन रेडियन, अगर वो थीटा को रेडियन में बता दे और एस दे के आर पूछे या आर दे के एस पूछे, तो अगर वो थीटा रेडियन में बता दे तो स्टूडेंट दूसरी कहानी ये याद करो, देन यूनिट्स ऑफ एस विल बी सेम एज आर। बेटे एस के यूनिट वही आएंगे जो आर के यूनिट होंगे। इस बात का क्या मतलब है, अगेन एक लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि मैं बोलता हूँ लेट्स सपोज हमारे पास उसने बोला है थीटा जो है वो 2 रेडियन है, और वो आपको बोले जो रेडियस है वो 2 मीटर है, बताओ एस कितना होगा। तो बेटे एस इज इक्वल टू आपको पता है आर थीटा है, बताओ आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे, दैट इज 2, थीटा भी कितना है 2, और थीटा रेडियन में है, बताओ आंसर कितना आया, 4 आया। अब सवाल ये आता है कि इसके यूनिट्स क्या लिखेंगे। तो बेटे मैंने यहाँ पे एक बात लिखी कि अगर थीटा किसमें हो, रेडियन में हो, तो एस के यूनिट्स वही आने हैं जो किसके यूनिट होंगे, आर के। यहाँ पे देखो आर किसमें गिवन है बेटे, मीटर में, तो एस के यूनिट्स भी क्या आएंगे, मीटर में आएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो इस फॉर्मूले के हवाले से याद कर लें। ओके बच्चों, अब हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स की तरफ बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, वीडियो को तवज्जो से देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें जो है वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। नंबर एक में बेटे इसके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। सबसे पहले जो थीटा है उसका मैयर करने का जो एक यूनिट है वो रेडियन है, और रेडियन जो है वो इसका एसआई यूनिट है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियन में मैयर करते हैं। देयर आर सम अदर यूनिट्स ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो क्या क्या है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास डिग्री भी है, आपको पता है एंगल को हम लोग डिग्रीज में भी मैयर करते हैं। तो दूसरा जो यूनिट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए डिग्री है। तीसरा जो यूनिट है वो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, और सम टाइम रेवोल्यूशन को वो साइकिल्स भी लिखता है। तो ये तीन यूनिट्स याद कर लें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। मैंने बोल दिया थी जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है। स्टूडेंट अब रेडियन को डिफाइन करना है हमें कि कब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 1 रेडियन बोलेंगे। अच्छा अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा बेटे कि अगर हमने थीटा मालूम करना है तो थीटा मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, एस ओवर आर है। एस क्या चीज है, आर्क लेंथ, और आर क्या है, रेडियस। तो चले मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे चला गया। इस दौरान सर्कल का कोई ना कोई पर्टिकुलर रेडियस था, चले मैं कहता हूँ 2 मीटर था। तो जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया, अगर वो ए से बी तक कितना फासला तय करे, ये भी 2 मीटर हो जाए, अगर अगर बेटे आर्क लेंथ भी कितनी हो जाए, 2 मीटर, यानी एग्जैक्टली रेडियस के बराबर। तो आइए थीटा की कैलकुलेशंस करते हैं। थीटा इज इक्वल एस ओवर आर है, बताओ एस कितना है 2 मीटर, बताओ रेडियस भी कितना है 2 मीटर, बताओ हमारा आंसर बच्चों कितना आया 1। और मैंने बताया जब यूनिट सेम होंगे तो आंसर आएगा किसमें, रेडियन में। बताओ थीटा को 1 रेडियन कब बोलेंगे, थीटा को 1 रेडियन तब बोलेंगे जब जितना रेडियस हो बच्चों, जितना ये रेडियस हो अगर उतनी ही क्या हो जाए, आर्क लेंथ हो जाए, मतलब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए, तो इसकी रेशियो हमेशा 1 आएगी और थीटा 1 रेडियन बनेगा। तो ये रेडियन की डेफिनेशन आपके पास स्क्रीन पे आ रही है। एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क, ये एक ऐसी आर्क की वजह से बन रहा है जिसकी लेंथ कितनी है, रेडियस के बराबर है। यानी अगर आर्क लेंथ तो जो है बच्चों वो किसके बराबर हो जाए, आर के बराबर हो जाए आर्क लेंथ, तो थीटा इज इक्वल टू मैंने बोला क्या है, एस ओवर आर है। तो जब आप एस की जगह भी आर लिखोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो थीटा को 1 रेडियन तब बोलेंगे जब आर्क लेंथ और रेडियस आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो आ रही है यूनिट कन्वर्जन। एमडी कैट पास पेपर में 3 दफा यूनिट कन्वर्जन के यूएचएस के पास पेपर में क्वेश्चन आए। तो आपको बड़े ध्यान से अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसको सुन लेना है,
और जब आप ये बात सुन रहे होगे तो आपको सारी यूनिट कन्वर्जन अच्छे से आ रही होंगी। मैं इसमें 5 मिनट लगाऊंगा, लेकिन आपको इंशाल्लाह तमाम यूनिट कन्वर्जन जो है वो आ रही होंगी। अच्छा बेटे, मैं यूनिट कन्वर्जन पे जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? चलें आइए उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बेटे, आपको पता है कि जब भी एक कंप्लीट सर्कल होगा, जब भी एक सर्कल जो है वो कंप्लीट हो रहा होगा, चले मैं कहता हूँ हमारे पास एक पूरा सर्कल है। इस पूरे सर्कल के दौरान आपको एक चीज याद रखनी है। पूरे सर्कल को हम लोग बोलेंगे ये वन रेवोल्यूशन है। वन रेवोल्यूशन है। बताओ, ये तो रेवोल्यूशन तो एक हो गई। एंगल कितना बनेगा डिग्रीज में? आप सबको पता है एक रेवोल्यूशन में, एक पूरे चक्कर में एंगल कितना बनता है? 260 डिग्री। अब हमें रेडियन में नहीं पता एंगल कितना बनेगा। अभी मैंने आपको तरीका बताया कि आपको सर्कल में एंगल अगर रेडियन में मालूम करना तो तरीका बड़ा आसान है, S/R है। मुझे ये बताओ, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से मूव करना शुरू करे स्टूडेंट्स, और वो मूव करते करते यहीं पे वापस आ जाए, मुझे थीटा कैलकुलेट करना है, बट किसमें मैयर करना है? रेडियन में। रेडियन में मैयर करने का मेरे पास तरीका है S/R। बेटे बताओ, वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा? जितना इस सर्कल का सरकमफेरेंस है, कितना है? 2πr। ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आर। आर से आर को कैंसिल कर दो, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो एंगल बनेगा वो 2π बनेगा। और इस फॉर्मूले से हमारे पास आंसर किसमें आ रहा होगा? रेडियन में। तो जिस बच्चे ने ये वाली बात याद कर ली कि वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन, वो किसी भी किस्म की कन्वर्जन कर सकता है। तो मेरा पहला आपको सजेशन ये है कि बच्चों आप ये वाली बात याद करो कि वन रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, और 2π। तो यहाँ पे जब भी यूनिट कन्वर्जन पूछे, रेवोल्यूशन को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में, रेवोल्यूशन को डिग्रीज में, तो आपने इनको बराबर रख के सॉल्व कर लेना है। मैंने यहाँ पे एक टेबल भी बना रखा है, मैं आपको इस टेबल में भी लेके जा रहा हूँ। लेकिन टेबल की जो सबसे पहली बात है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वन रेवोल्यूशन है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास किसके बराबर है? बताओ, 360 डिग्रीज के बराबर है और 2π रेडियन के बराबर है। जिसने ये वाली बात याद कर ली उसको कन्वर्जन समझ आ रही होगी। आइए बच्चों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन की तरफ जा रहा हूँ, और आपने यहाँ पे बड़ी तवज्जो से बैठना है ताकि आप चीजें जो है वो आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो। मैं सबसे पहले कन्वर्जन आपको नजर आ रही है, हम लोग कन्वर्जन करने जा रहे हैं किसकी भला? रेवोल्यूशन की डिग्रीज में। मैंने अभी आपको बताया कि जो वन रेवोल्यूशन होता है बच्चों, दैट्स रियली सिंपल स्टोरी। हम रेवोल्यूशन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जो वन रेवोल्यूशन है वो सबको पता है किसके बराबर आ रहा है? 360 डिग्री। तो जहां पर भी वन रेवोल्यूशन आए वहां पे हमेशा क्या पुट कर दो? 360 डिग्री पुट कर दो, आपका डिग्रीज में आंसर आ जाएगा। लाइक मैं सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि हमारे पास एक सर्कल है, उसमें टू थर्ड रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है। सवाल ये है कि टू थर्ड रेवोल्यूशन में कितने डिग्रीज होंगे? बताओ डिग्री में बताओ। टू थर्ड रेवोल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्रीज? कहानी है बड़ी आसान, परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। बेटे 2/3 ऐसे ही लिखा। जहां पे वन रेवोल्यूशन आ रहा है, मैंने अभी बताया, जहां वन रेवोल्यूशन आ जाए वहां पे क्या लिख दो? 360 डिग्री। लो जी, मैंने वन रेवोल्यूशन की जगह बेटे क्या लिख दिया? 360 डिग्री। अब चीजें आसान हैं। 3 12 3 36 होगा, ये 120 होगा। और जैसे ही 120 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, योर आंसर विल बी 240 डिग्री। देखो बहुत आसान कहानी है कि जहां वन रेवोल्यूशन आया वहां पे आपने स्टूडेंट्स क्या लिख देना है? 360 डिग्री लिख देना। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बता रहा हूँ और आपने खुद सॉल्व करके बताना है कि ये कितने के बराबर होगा। अच्छा सवाल ये है कि बताओ, जो 3/4 रेवोल्यूशन है वो कितने डिग्रीज के बराबर है? कितने डिग्रीज के बराबर है? अब कहानी है बहुत आसान, मैंने तरीका बता दिया आपको। जहां वन रेवोल्यूशन आए बच्चों, वीडियो को पॉज कर लें, जल्दी से सॉल्व करके देखें कि आप कर पा रहे हो। उतनी देर में मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो फिर आंसर चेक कीजिएगा। बेटे मैंने 3/4 लिखा ऐसे ही, सारे बच्चे गौर करो, 3/4 ऐसे लिखा। जहां पर वन रेवोल्यूशन आ रहा था, तो वन रेवोल्यूशन में मुझे डिग्रीज लिखने हैं। वन रेवोल्यूशन में कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्री होंगे। तो ये देखो, 4 9 36, ये हुआ 90। और 90 को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो कितना बनेगा? 270 डिग्रीज बन रहा होगा। तो होपफुली आपको रेवोल्यूशन की डिग्री में कन्वर्जन समझ आ रही होगी। जहां वन रेवोल्यूशन आए बच्चों वहां पे 360 डिग्री पुट कर दो, आपको बात समझ आ गई। अच्छा, नंबर 2 में हो सकता है वो आपको बोले कन्वर्ट करो किसको भला? डिग्री को रेवोल्यूशन में। अगेन वी हैव द सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी कि भाई डिग्री को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, फिर से रेवोल्यूशन और डिग्री का आपस में रिलेशन लिख लो बच्चों। रेवोल्यूशन और डिग्री का रिलेशन आपको पता है कि जो वन रेवोल्यूशन है वो किसके बराबर है? जल्दी बोलिएगा। 360 डिग्रीज के बराबर है। मैं 360 इंटू 1 डिग्री लिख रहा हूँ बेटे। यहाँ से आपको 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। जल्दी देखो, जो 1 डिग्री की वैल्यू आएगी बच्चों, जो 1 डिग्री की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1/360 रेवोल्यूशन।
तो ये कन्वर्जन याद करो कि 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, 1/360। जहां पर 1 डिग्री आए वहां पे आप 1/360 रेवोल्यूशन पुट कर दो तो आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ, लेट्स सपोज मेरा सवाल ये है कि बताओ 120 डिग्री, 120 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेवोल्यूशंस। बताओ 120 डिग्री कितने रेवोल्यूशंस के बराबर होगा। मैंने अभी कन्वर्जन बताई बेटे, 1 डिग्री की जगह 1/360 रेवोल्यूशन लिख दो। देखो यहाँ पे मैंने 120 डिग्री को लिखा 120 इंटू 1 डिग्री लिख लेते हैं। बेटे जल्दी बताओ, 120 तो ऐसे ही लिखा, जहां पर 1 डिग्री आ रहा है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/360 रेवोल्यूशन लिख सकता हूँ। तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे, 1/360 किस में आ गया बच्चों, रेवोल्यूशन में। आपको पता है 12×3 = 36 होगा। तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 1/3 रेवोल्यूशन विल बी द राइट आंसर। तो देखो आप डिग्री को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर पा रहे हो। फिर से मेरा आपको सजेशन है कि जल्दी से वीडियो को पॉज करो और बच्चों ये जो मैं सामने वैल्यू लिख रहा हूँ इसको सॉल्व करके बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। बताओ 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेवोल्यूशंस। बताओ 60 डिग्री जो है वो कितने रेवोल्यूशंस के बराबर होगा। जल्दी वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। कहानी है बहुत आसान। 60 ऐसे ही लिखा, इनटू क्या लिखा स्टूडेंट्स, 1 डिग्री। और 1 डिग्री की जगह अभी मैंने बताया 1 डिग्री जो होता है वो 1/360 किसके बराबर होगा, रेवोल्यूशन के बराबर होगा। तो जो ही आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी कटिंग करोगे, तो ये कितना बनेगा, 1/6 रेवोल्यूशन बनेगा। तो ये दूसरी यूनिट कन्वर्जन आपके सामने है कि अगर डिग्रीज को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़े तो ये कन्वर्जन सीख ले। मैंने कहा एमडी कैट पास पेपर में सवाल आए हुए हैं, होपफुली आपको जो है वो समझ आ रही है। अब लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन। मैंने यहाँ पे एक पास पेपर का सवाल भी दे रखा है। ये पीएमसी 2020 में पहला जो फिजिकल टेस्ट लिया था पीएमसी ने, तो तब बेटे ये सवाल आया हुआ था। सवाल में चलते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री। देखो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब रिकमेंडेशन वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि देखो मैं थोड़ी देर पहले बच्चों आपको बता के आया था कि जो 2 पाई रेडियन होता है, याद करो जरा, पूरे सर्कल में कितना बना था, 2 पाई रेडियन। वो कितने डिग्रीज के बराबर था, जल्दी बोलो बच्चों, 360 डिग्री के। अब यहां से बताओ जो पाई रेडियन होगा, एक अच्छी कन्वर्जन बता रहा हूँ वो याद कर लो। यहां से जो पाई रेडियन होगा, बेटे पाई रेडियन की वैल्यू याद कर लो, मतलब 2 से डिवाइड कर लिया तो यह पाई रेडियन है तो 2 उधर जाके डिवाइड होगा। जब 360 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 180 जो है वो हमारे पास डिग्रीज आ जाएगा। तो मेरा सारे बच्चों को ये सजेशन है कि ये वाला फॉर्मूला जरूर याद करो क्योंकि ये पास पेपर में आया हुआ है। यहाँ पे मैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिखने जा रहा हूँ और वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। पहली चीज याद करो कि जहां भी पाई रेडियन आ जाए बच्चों, जहां भी पाई रेडियन आ जाए वहां पे क्या लिखो, 180 डिग्रीज लिखो। ठीक है, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है जहां पाई रेडियन आ जाए वहां पे 180 डिग्री लिखो। जल्दी बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू पता लगाऊं तो 1 रेडियन की जो वैल्यू आएगी वो 180 डिग्री ओवर क्या आ जाएगा, पाई। अब ऐसा करो, पाई की वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स, कितनी होगी जल्दी बोलो, पाई की वैल्यू 3.14। जैसे आप 180 को 3.14 से डिवाइड करोगे योर आंसर विल बी 57.3 डिग्री। आपको दोनों चीजें याद कर लेनी है कि जो 1 रेडियन है, एक तो आपको याद करना है वो कितने डिग्रीज के बराबर होता है, 180/पाई डिग्रीज के बराबर होता है। और दूसरी वैल्यू बेटा याद करो 57.3 डिग्री। तो ये देखें आपके सामने स्क्रीन पे पीएमसी 2020 का क्वेश्चन आ रहा है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्रीज। तो आपने पाई रेडियन को 180 डिग्री के बराबर सॉल्व करके जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 57.3 डिग्री विल बी द राइट आंसर। चलो अब मैं यूनिट कन्वर्जन का तरीका बता रहा हूँ। जहां पाई रेडियन आए बच्चों वहां पे 180 पुट करो, आसान हो जाएगा। चलो मैं एक सवाल लेता हूँ, जल्दी सोच के बताइएगा कि हमारे पास रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। मैं कहता हूँ मेरे पास है 3 पाई/2 रेडियन है, 3 पाई/2 रेडियन है। बताओ ये कितने डिग्रीज के बराबर होगा। बेटे अभी मैंने आपको बताया कि जहां भी पाई रेडियन आ जाए बच्चों, जहां भी पाई रेडियन आ जाए वहां पे क्या लिख दो, 180 डिग्री। तो कहानी है बहुत आसान। बेटे 3/2 ऐसे ही लिखा, जहां पाई रेडियन आ रहा था, ये वाला देखो ये टर्म पाई रेडियन आ रहा है, मैंने पाई रेडियन की जगह में क्या लिख दिया, 180 डिग्री लिख दिया। 180 को 2 से डिवाइड करोगे कितना बनेगा, 90 बनेगा। और 90 को जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, 270 डिग्री। तो याद कर लो जहां भी पाई रेडियन आ जाए
वहां पे आपने 180 डिग्री लिख के सॉल्व, तो 3 पाई बाय 2 किसके बराबर आ रहा है बेटे? 270 डिग्री के बराबर आ रहा है। जल्दी सोच के बताइएगा। चलो एक और सवाल लेते हैं। बताओ, 2 पाई बाय 3 रेडियन, 2 पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्रीज? ओके बच्चों बताओ ये कितने डिग्रीज के बराबर है? तो अगेन द स्टोरी इज वेरी सिंपल। जहां पाई रेडियन आ रहा है बच्चों, जहां पाई रेडियन आ रहा है वहां पे क्या लिखोगे? यू विल बी राइटिंग 180 डिग्रीज। तो बेटे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2/3 ऐसे लिख रहा हूँ, और जहां पे पाई रेडियन आ रहा है वहां पे क्या आएगा? 180 डिग्री। अब देखो 180 को 3 से डिवाइड करोगे ये 60 बनेगा, और 60 को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 120 डिग्रीज आ जाएगा। तो होपफुली आपको जो रेडियन की डिग्री में कन्वर्जन है वो भी समझ आ गई है। सिर्फ पाई रेडियन की जगह आपको 180 डिग्री पुट करना है, और बेटे ये भी कन्वर्जन होगी। अब आखिरी कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। अगर हमें रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो, वो भी रेडियन को डिग्री में था, ये गलत देखा गया। इसमें कन्वर्ट करते हैं बच्चों डिग्री को रेडियन में। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह कन्वर्जन बच्चों किसका भला? डिग्री का कन्वर्जन है। किसमें भला? रेडियन में। ओके हेडिंग को सही कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, कहानी है फिर से बड़ी आसान। ये भी पास पेपर में सवाल आया हुआ है, आपके सामने सवाल लिखा। परेशानी वाली बात नहीं है, इसको मत देखो, हमने ये नीचे वाला देखना है, डिग्री को रेडियन में। आपको पता है जो 360 डिग्री होता है बेटे, वो किसके बराबर होता है? जल्दी बोलो। 2 पाई रेडियन के। बताओ, जो 180 डिग्री होगा, दोनों को 2 से डिवाइड कर लो, 180 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर होगा? पाई रेडियन के बराबर होगा। सही है। यहां से ऐसा करो, 1 डिग्री की वैल्यू पता लगाओ। आप जैसे ही बच्चों 1 डिग्री की यहाँ से वैल्यूज पता लगाओगे ना, तो आपके पास दो आंसर आएंगे। 1 डिग्री की दो वैल्यूज आएंगी बेटे। पहली वैल्यू आप यहाँ से जैसे ही 1 डिग्री निकालोगे, 180 उधर जाके डिवाइड होगा, तो कितना बनेगा? पाई ओवर 180 रेडियन। याद कर लो, जो 1 डिग्री है वो पाई ओवर 180 रेडियन, जबकि 1 रेडियन पाई ओवर 180 डिग्री था। और जैसे आप पाई की जगह 3.14 रख के उसको 180 से डिवाइड करोगे ना, आपका आंसर आएगा 0.01745 रेडियन। तो ये वन वाली वैल्यू सबको याद करनी है, कि 1 डिग्री जो है स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू, बोलो जरा, पाई ओवर 180 रेडियन या 0.01745 रेडियन। अब एक बात पल्ले बांध लो, कि जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो जहां 1 डिग्री आए वहां पे क्या लिख दो? पाई ओवर 180 रेडियन लिख दो। ओके पास पेपर का सवाल स्क्रीन पे मौजूद है। रेडियन द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट कैन बी द व्हिच कैन आल्सो मेजर इन डिग्रीज? हाउ मेनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री? बताओ 1 डिग्री में कितने रेडियन हो गए बेटे? अभी देखो मैंने 1 डिग्री में लिखा, कितने रेडियन आ रहे हैं? पाई ओवर 180। तो लिहाजा यहाँ पे आपको एक आंसर नजर आ रहा है, क्या भला? पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये कन्वर्जन हो गई। मैं जल्दी से एक छोटा सा सवाल लेके और हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी कन्वर्ट करें किसको भला? डिग्री को रेडियन में। जो मेरा सवाल है, जल्दी बताओ, 120 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। आइए, 120 डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। बेटे मैं अभी एक चीज बता के आया, कि जहां भी 1 डिग्री आए वहां पे पाई ओवर 180 पुट करो रेडियन। तो देखो मैंने क्या लिखा, 120 इंटू क्या लिखा? 1 डिग्री। और मैंने अभी बताया, जहां भी 1 डिग्री आ जाए, रट्टा नहीं मारना, बेसिक फॉर्मूले पे जाना है। 1 डिग्री की जगह देखो हमने अभी पढ़ा है, क्या लिखेंगे? पाई ओवर 180। तो यहाँ पे यू विल बी राइटिंग पाई ओवर 180। क्या आ गया भला? रेडियन आ गया। अब चीजें सॉल्व करते जाओ, 6×3 = 18 और 6×2 = 12। तो ये बनेगा आपके पास कितना भला? 2 पाई बाय 3 रेडियन। बात समझ में आ गई है? जल्दी बच्चों सोच के बताओ। एक और जल्दी से कन्वर्जन लिख लेते हैं। बताओ, जो हमारे पास क्या कहते हैं 60 डिग्री होगा, वो कितने रेडियंस के बराबर होगा? बेटे 60 ऐसे ही लिखो। 1 डिग्री की जगह मैंने बताया क्या लिखना है? पाई ओवर 180 रेडियन लिखना है। तो देखो ये 6×3 कितना हुआ? 18। तो कितना आंसर आएगा? पाई बाय 3 रेडियन आ जाएगा। तो होपफुली ये आपको सारी यूनिट कन्वर्जन जो है वो समझ आ रही है, और पास पेपर में सवाल भी आए हुए हैं। तो जल्दी से ये सारी यूनिट कन्वर्जन आपको सीख लेना है, और ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहला फॉर्मूला आपको मैंने बताया कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इनको बराबर रख के सॉल्व कर लो। अब बेटा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक टेबल नजर आ रहा है, तो आपने जल्दी से इस टेबल में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं आपने वो अलहदा वेरीफाई करके देखना है कि क्या आपको समझ आ रही है, कि हम हाफ रेवोल्यूशन की जगह पे 180 डिग्री लिख सकते हैं और उसको पाई रेडियन भी।
क्या आपको समझ आ रही है? 2/3 रेवोल्यूशन को 240 और 4π/3 लिख सकते हैं, या आपने खुद अलग सॉल्व करके देखना है कि क्या आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो? तो ये एक टेबल आपके सामने नजर आ रहा है बेटे, इस टेबल को भी आपने वेरीफाई कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ओके, ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट कन्वर्जन हो गया बच्चों। अब चलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक चीज बता दूं कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, अगर हम थीटा की वैल्यू ज्यादा लार्ज ना रखें, मैं यहाँ पे एक बात लिखने जा रहा हूँ, उसको जहन नशीन कर लें। वो क्या है? वो है फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, थोड़ा नीचे लिखना चाहिए, चलो यहाँ से लिखते हैं, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर थीटा की वैल्यू बेटे क्या हो? स्मॉल, तो हमारे पास, याद रखो, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए क्यों होता है मैं अभी बताता हूँ। तो फिलहाल लिख लें, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके बेटे, ये बात लिख लो। अच्छा, अब सवाल ये है कि वाई फॉर द स्मॉल वैल्यूज, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बेटे यहाँ पे दो तरह की एक्सप्लेनेशन है। आपको पता है जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनमें एक खूबी होनी चाहिए कि वो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करना चाहिए। भाई वेक्टर्स वो होते हैं जो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करते हैं, और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लार्ज हो जाती है ना, तो ये वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो आप एक बात लिख लो, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ थीटा, अगर आप थीटा की वैल्यू क्या रख लोगे? लार्ज रख लोगे, तो ये जो होगा, इट डज नॉट ओबे रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होता, और अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो ना करे तो वो वेक्टर नहीं कहलाती। या दूसरी कहानी कुछ बच्चों को इस तरह से बताई जाती है कि भाई अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और अगर फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ द थीटा, मतलब बहुत थोड़ी देर के लिए अगर मूव करे, मैं दो अलग अलग बताता हूँ, ज्यादा देर के लिए मूव करे तब क्या होगा, और स्मॉल, चले आप कह रहे हैं बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए मूव किया है, तो इस दौरान बेटे ये जो डिस्टेंस है जिसको आप एस बोलते थे इसमें, और यानी ये तो थी आर्क लेंथ, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधी लाइन खींचो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं रहता, तो ऑलमोस्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं जब स्मॉल थीटा होगा। तो स्मॉल थीटास पे आप डिस्टेंस को एज ए डिस्प्लेसमेंट ट्रीट करोगे, तो जब एज ए डिस्प्लेसमेंट ट्रीट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो उस हिसाब से थीटा को वेक्टर होना पड़ेगा। और अगर बेटे लार्ज वैल्यू ऑफ थीटा आ जाती, मतलब वो जो है वो यहाँ से मूव करके लेट्स सपोज यहाँ पे जा रहा होता, तो बेटे अब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर नहीं आने, आर्क लेंथ कुछ और आएगी, रेडियस कुछ और आएगा, रेडियस सॉरी आर्क लेंथ कुछ और आएगी, डिस्प्लेसमेंट कुछ और आएगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ बेटे, छोड़ो इस सारी कहानी को, ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो आर्क लेंथ आ रही है वो आ रही है ये वाली एस, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो दैट विल बी सम हाउ डिफरेंट। भाई वो कैसे? डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फाइनल पोजीशन है बेटे, ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल से फाइनल तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, देखो स्ट्रेट लाइन अलग आ रही है, डिस्टेंस अलग आ रहा है, तो लिहाजा ये एज ए वेक्टर ट्रीट नहीं हो सकता। तो लिहाजा आपको एक चीज याद रखनी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तभी वेक्टर क्वांटिटी होगी जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी। चलो अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं कि भाई अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी। तो बेटे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज द राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल की सारी कहानी यहाँ पे लिख रखी है कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने फिंगर्स को कर्ल करना है। किस डायरेक्शन में, मैं पहले लिख लूं और फिर समझाता हूँ। बेटे पहला काम आपने फिंगर्स को कर्ल करना है, कर्ल ऑफ फिंगर्स किधर भला? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जिधर भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होगा, वो क्लॉकवाइज है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो सबसे पहले जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो फिंगर्स का कर्ल उधर आएगा, तो कर्ल ऑफ द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, पहली बात। तो जब आप ऐसा कर रहे होगे इस दौरान आपने थंब को बिल्कुल इरेक्ट रखना है। तो वो जो इरेक्टेड थंब होगा बच्चों, जो इरेक्टेड थंब होगा वो आपको बताएगा क्या भला? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, जल्दी से इस बात को समझते हैं। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं बच्चों कि वो किस डायरेक्शन में होगी। साइड पे एक डायग्राम नजर आ रही है ताकि चीजें विजुअलाइज हों और ज्यादा अच्छे से समझ आ रही हूँ। बेटे आपने इस फोटो, जो स्क्रीन पे आपको फोटो नजर आ रही है, इस फोटो को देखना है। आपको नजर आ रहा है ये जो बॉडी है ये कैसे रोटेट कर रहा है? इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, ये आपका राइट हैंड है,
राइट हैंड की फिंगर्स को आप देखो कर्ल कर रहे हो किस डायरेक्शन में जिधर को रोटेशन हो रही है, और थंब आपका देखो यहाँ पे यू कैन इजीली सी, नेल पेंट भी लगा देते हैं चलें, जो थंब आ रहा है वो किधर आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है, तो अपवर्ड जो होगी वो हमारे पास डायरेक्शन होगी किसकी भला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर यही आप कह लो एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज घूम रहा होता बच्चों, चलेंगे नहीं, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो फिंगर्स को आप कर्ल करो क्लॉकवाइज, तो अब जैसे क्लॉकवाइज अभी करके देखें तो आपका थंब किधर आएगा, तब जो आपका थंब आ रहा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा, ये लें, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर थंब। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड भी आ सकती है, डाउनवर्ड। खैर ये तो सिंपल रूल हो गया कि फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो जो आपका थंब होगा वो डायरेक्शन बता रहा होगा। मैं ना दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रहा हूँ और यहाँ पे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कहानी खत्म हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास एक फैन है बच्चों, और वो रोटेट कर रहा है। लेट्स सपोज हमारे पास एक सीलिंग फैन है, ओके, और ये रोटेट कर रहा है। लेट्स सपोज दिस इज द सीलिंग फैन, और स्टूडेंट्स ये रोटेट कर रहा है, लेट्स सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जल्दी से इसी डायग्राम में फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा के देखो। तो जैसे फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे, जो आपका थंब आएगा वो अपवर्ड आएगा, बड़े थंब किधर आ रहा है, अपवर्ड। तो हमारा यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, जल्दी बोलो, जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो किधर आ रही है, अप। और अगर यही फैन जो है वो रोटेट कर रहा होता, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता, चलें लेट्स ड्रॉ द फैन अगेन। तो अगर यही फैन जो है वो रोटेट कर रहा होता, कैसे भला, क्लॉकवाइज। तो जैसे आप फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करोगे ना, तो आपका जो थंब आएगा बच्चों वो डाउन आ जाएगा, थंब किधर आ रहा होगा, डाउनवर्ड। तो देखो डाउन आ रही है डायरेक्शन किसकी बोला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। बच्चों एक इंटरेस्टिंग कहानी है, बेशक अप आए बेशक डाउन आए, बन तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ही रहा है बेटे। ये देखो ये सारी लाइन जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अपवर्ड अगर आया था ये भी, तो अपवर्ड भी तो क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन ही था। और बच्चों ये जो डाउनवर्ड है देखें, अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है तो ये डाउनवर्ड भी तो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ही है ना। तो मैं दो बातें बताना चाह रहा हूँ। पहली बात याद करो कि बेशक अपवर्ड है बेशक डाउनवर्ड है बेशक आउट ऑफ द प्लेन है इनटू द प्लेन है, इसकी डायरेक्शन आनी है हमेशा किसके अलोंग भला, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। तो आपको थीटा के बारे में पहली बात ये याद रखनी है, डायरेक्शन तो पता लगा ली राइट हैंड रूल से, लेकिन ये जो डायरेक्शन आएगी वो हमेशा थीटा के बारे में याद कर लो। थीटा जो होगा दैट विल ऑलवेज अलोंग, हमेशा किधर होगा, दिस विल बी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या ये बात समझ आ रही है? जैसे ये फैन मैंने अगेन बना रखा है, तो बेशक ये क्लॉकवाइज रोटेट करे, ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आपका थीटा जो आएगा वो अपवर्ड आएगा, तो अप भी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और अगर यही फैन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता तो आपका थीटा जो आना था वो डाउन आना था, तो डाउन भी है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या आपको स्टूडेंट्स ये बात समझ आ रही है कि जो मर्जी डायरेक्शन हो ये डायरेक्शन बननी हमेशा किधर है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पहली बात। अच्छा दूसरी बात, सम टाइम एक और तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आखिरी सवाल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स सपोज बेटे ये बोले एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। बेटे जल्दी करो, ऐसे स्क्रीन के ऊपर फिंगर्स को कर्ल करो, थंब हमारा बाहर को आ रहा है, किधर को आ रहा है, बाहर को, ये आ रहा है आउट ऑफ द पेज। ये जो डॉट है ये हमें थीटा की डायरेक्शन बता रहा है। और अगर यही घूम रहा होता बच्चों क्लॉकवाइज, ये लो जल्दी करो फिंगर्स को क्लॉकवाइज कर्ल करो, तो आपका थंब अंदर को आ रहा है, इन टू द पेज आ रहा है। तो बेटे आउट ऑफ द पेज या इनटू द पेज, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही बन रहा है ना, जिस प्लेन के अंदर ये सर्कल आ रहा है, सर्कल जिस प्लेन के अंदर आ रहा था, मतलब मैं कह रहा हूँ सर्कल एक्स वाई प्लेन में आ रहा है बच्चों, ये सर्कल कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है। तो बड़े ध्यान से बात को सुनिएगा, एक्स वाई प्लेन में ये सर्कल है, ओके, ये एक्स वाई प्लेन में रोटेशन हो रही है, थंब किधर आ रहा है, बाहर को आ रहा है, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है। बेटे आउट ऑफ द स्क्रीन यहाँ पे बताऊं कौन सा बन रहा है, जो आउट ऑफ पेज या आउट ऑफ द स्क्रीन बन रहा है वो जी एक्सिस बन रहा है। तो बताओ ये जो जी एक्सिस है वो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर ही है। और यहाँ पे देखोगे ये नेगेटिव जी एक्सिस बनेगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट कहानी ये याद रखनी है कि एक तो ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होता है, और दूसरी बात याद कर लो जो थीटा होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी जिस प्लेन में मोशन हो रही होती है सर्कुलर मोशन, उस प्लेन के क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। स्टूडेंट्स मेरा रिकमेंडेशन है कि ये दो बातें जरूर याद करो। ओके होपफुली आपको वीडियो जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि यहाँ पे एमडी कैट के हवाले से बच्चों को मुसलसल वीडियो जो है वो पोस्ट हो रही होती हैं और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स की वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर आप एमडी कैट, ई कैट या पीपीएससी एग्जाम्स के स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को जो है इस चैनल पे आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, और अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे अच्छा सा कमेंट भी करें। आइए बच्चों अगला टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी में स्टूडेंट्स आपको एक चीज याद रखनी है। पहले तो हम देख रहे थे कितना थीटा कवर हो रहा है, अब देखेंगे कितने टाइम में कितना एंगल कवर हो रहा है, यानी सिर्फ एंगल नहीं साथ में टाइम का मेजरमेंट भी आ जाएगा। तो डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या है। दिस इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। यानी अगर हम लोग देख लें बच्चों के टाइम के साथ साथ कितना थीटा में वेरिएशन आ रहा है, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं और ये होता है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। यानी टाइम के साथ साथ एंगल का कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, वो एंगुलर वेलोसिटी है। ये एंगुलर वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला है बच्चों। बट यू कैन हैव अनदर एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर वेलोसिटी जो कि है ओमेगा इज इक्वल टू वी टी ओवर आर। इसके बारे में मैंने बोला थोड़ा डिटेल में आगे चल के, पहला पहला फॉर्मूला बता रहा हूँ, दूसरे के बारे में इन डिटेल आगे जाके बात करूंगा बेटे। तो ये आपके पास है दूसरा फॉर्मूला। ये कहाँ से आया बच्चों, मैं जल्दी से बता देता हूँ, आपने बड़ा फेमस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पे v टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, तो बेटे मैंने यहीं से ओमेगा की वैल्यू पता लगाई है। तो ओमेगा की एक और वैल्यू जो आएगी वो वी टी ओवर आर आएगी। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। खैर अभी वी हैव टू गो विद दिस एक्सप्रेशन। जल्दी से बेटे डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी भी कहानी ऑलमोस्ट सेम है जो किसकी थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की थी। यानी बच्चों क्या है कि आपने सबसे पहले जो क्या कहते हैं कर्ल ऑफ द फिंगर्स हैं वो किस डायरेक्शन में होनी है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में। और जिधर भी आपका थंब आ जाए आप लोग देख सकते हो वो आपको किसकी डायरेक्शन बता रहा है बेटे, वो एंगुलर वेलोसिटी की। और अगेन कहानी वही है, या ये अप होगी या डाउन होगी। जैसे ये आपको व्हील बना हुआ नजर आ रहा है, तो बेशक अप हो या डाउन हो तो इसकी डायरेक्शन आनी किधर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। तो यहाँ भी अगेन वी हैव द सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, राइट हैंड रूल है। और मैं राइट हैंड रूल दोबारा लिख नहीं रहा, अभी आपने वीडियो के पिछले पोर्शन में उसको देख लिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा किधर होगी, इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड अलोंग, इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड अलोंग किधर भला, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। लो बच्चों, ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। इसके बारे में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही कहानी है जो थीटा के साथ चली थी। अब अगला मरहला है स्टूडेंट्स, वी हैव टू गो फॉर द यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के कुल मिला के वैसे बहुत सारे यूनिट्स बढ़ते हैं, बट दो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले यूनिट्स हैं जिनमें पहला यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड है। आपको पता है जो थीटा है बच्चों वो रेडियन में मैयर होता है और टाइम सेकंड में मैयर होता है। तो इसका जो पहला यूनिट आएगा वो रेडियन पर सेकंड आएगा जो कि इसका एसआई यूनिट है। लेकिन आपको बहुत दफा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रेवोल्यूशन पर मिनट्स में मिलेगी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में उसने बताऊं क्या लिखा होगा, आरपीएम लिखा होगा। जैसे आपके पास पंखा है उसकी स्पीड आरपीएम में, गाड़ी के इंजन में जो शाफ्ट घूम रहा है उसका स्पीड आरपीएम में, मुख्तलिफ चीजों की स्पीड जो है वो आरपीएम में मिलेगी। तो इसका एसआई यूनिट तो रेडियन है। लेकिन अगर एक बात पूछी जाए कि एंगुलर वेलोसिटी का कमर्शियल यूनिट कौन सा है, तो बेटे जो एंगुलर वेलोसिटी का कमर्शियल यूनिट है जो कमर्शियली यूज हो रहा है, ठीक है, तो जो इसका कमर्शियल यूनिट है वो याद कर लो कौन सा है, आरपीएम है। कुछ और यूनिट्स भी हो सकते हैं बेटे, जैसे डिग्रीज पर सेकंड भी हो सकते हैं, साइकिल्स पर सेकंड भी हो सकते हैं, वो सारी कहानियां हैं। लेकिन चले मैं कुछ और यूनिट भी लिख देता हूँ। एक और यूनिट है, जैसे आपने साइकिल, रेवोल्यूशन का नाम साइकिल भी है, तो साइकिल्स पर सेकंड भी आएगा बच्चों, डिग्रीज पर सेकंड भी आएगा, ये भी इसी का यूनिट है। डिग्री पर सेकंड जो है ये इसके यूनिट आ रहे होंगे। खैर हमें ये सारी बात नहीं करनी, हमें मेन दो यूनिट्स पे ही रहना जिसका हमें। अच्छा, यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिट कन्वर्जन नहीं सीख रहे तो यू पीपल विल हैव टू फेस द सीरियस प्रॉब्लम। जैसे सबसे पहले अगर वो आपको आरपीएम में दे दे तो आपको आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ और फिर मैं आपको अंदर की बात बताऊंगा। पहले एक यूनिट कन्वर्जन सुन लो बेटे। जब भी आपको आरपीएम से किस में जाना है,
रेडियन पर सेकंड में जाना है, तो आपको आरपीएम को मल्टीप्लाई कर देना है किससे भला, पाई बाय 30 से। तो जैसे आरपीएम को पाई बाय 30 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड में। तो याद कर लो 1 आरपीएम से अगर रेडियन पर सेकंड में जाना है तो ये। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये नहीं है, रट्टा मत मारो बेटे। 1 आरपीएम का मतलब क्या है, आरपीएम का मतलब है 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है कितनी देर में, 1 मिनट में। मैं अब रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। जल्दी बोलो, जो एक रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन की जगह अगर मुझे रेडियन लिखना हो तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ। मैं एक रेवोल्यूशन की जगह लिखूंगा 2 पाई रेडियन। देखो रेवोल्यूशन तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। और नीचे 1 मिनट है, 1 मिनट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 60 सेकेंड लिखेंगे। तो जो ही आप चीजें जो हैं वो सिंप्लीफाई करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो पाई ओवर 30 क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड। अगर सिंपल सवाल आ जाए कि 1 आरपीएम इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन पर सेकंड, मुझे लग रहा है कि आपको कन्वर्जन समझ आ चुकी है। और साथ ही साथ में बेटे आपको रेडियन पर सेकंड को रेवोल्यूशन पर मिनट में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, रेडियन पर सेकंड को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए किसमें भला, रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो उसका उल्ट कर लो, वहां पे आपने पाई बाय 30 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 30 ओवर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और आंसर आएगा किसमें भला, आरपीएम में। बच्चों ये बात याद कर लो कि जब भी आपको रेडियन पर सेकंड से आरपीएम में जाना है, तो जो कन्वर्जन है वो 30 ओवर पाई आरपीएम है। तो ये तो हो गई यूनिट कन्वर्जन, ये आपके बहुत काम आने वाली है। अच्छा, अब वो आपको मुख्तलिफ चीजों की एंगुलर स्पीड पूछ रहा होता है कि एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ द क्लॉक, सेकंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक, आवर्स हैंड ऑफ द क्लॉक, एंगुलर स्पीड ऑफ द डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो आइए ऐसे सवालात की तरफ चलते हैं। मैं शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताऊंगा और यहाँ पे हम कन्वर्जन भी कर रहे होंगे, तो तवज्जो से बैठिएगा बच्चों। चलें, मैं एक सवाल लेता हूँ। पहला सवाल है कि व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द क्या भला, सेकंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक। ओके बेटे, पहले तो सिंपल है, एंगुलर स्पीड मालूम करने का तरीका बहुत आसान है। एंगुलर स्पीड मालूम करने का फॉर्मूला होगा बेटे डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले अंदर की बात सुन लो। डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। बताओ, अगर ये जो सेकंड्स वाला हैंड है, जो सेकंड वाला नीडल है, अगर ये एक चक्कर पूरा करे, स्टूडेंट अगर ये एक रोटेशन पूरी करे, तो एंगल कितना बनेगा, जल्दी बताइएगा। कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल बन रहा होगा स्टूडेंट, वो आपको पता है। एंगल की जगह आपने 2 पाई लिख देना है, किसमें आया बेटे, रेडियन में। और बताओ, ये सेकंड्स वाली नीडल है, सेकंड वाली। एक लम्हे के लिए सोचो, जो क्लॉक में सेकंड्स वाली नीडल होती है वो एक चक्कर पूरा करती है, तो कितना टाइम लगता है, तो आपको सोचना है। और ये होते हैं बच्चों कितने भला, 60 सेकंड होते हैं। तो जो ही आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा पाई ओवर 30 क्या भला, रेडियन पर सेकंड। देखो बात बन चुकी है, बहुत आसान कहानी है। आपने ओमेगा, अगर वो एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है तो कुछ शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है। आपने एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। और थीटा 2 पाई रेडियन एक रोटेशन के लिए। टाइम देख लेना, जितना भी लग रहा है वो आप पुट कर रहे होगे बच्चों। ओके, अब आपने सॉल्व करना है, मैंने सॉल्व नहीं करना। जल्दी सोच के बताओ, अगर वो आपसे एंगुलर स्पीड ऑफ द क्या पूछे, मिनट्स हैंड ऑफ द क्लॉक। द क्वेश्चन इज एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ द क्लॉक। अगर मिनट्स हैंड जो है वो एक चक्कर पूरा कर रहा है, मतलब यहाँ से अगर वो मूव करना शुरू करे, और स्टूडेंट वो मूव करते करते यहाँ पे चला जाए, और सवाल है इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी। सो स्टोरी इज रियली सिंपल। बताओ, जो ओमेगा की वैल्यू होती है बेटे, एंगुलर स्पीड की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। बताओ, जब ये एक चक्कर पूरा करेगा, थीटा कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा। अब दिमाग में जल्दी से सोचना है, ये मिनट्स वाली नीडल है, मिनट्स वाली। जब मिनट्स वाली नीडल एक चक्कर पूरा करती है बच्चों, तो जो टाइम लगता है वो 60 मिनट लगता है। क्या लग रहा है बच्चों, 60 मिनट्स, पता है ना। मिनट वाली नीडल एक चक्कर पूरा करेगी तो 60 मिनट लगेंगे। अब हमारा जो आंसर आया है स्टूडेंट, दैट इज पाई ओवर 30 रेडियन पर मिनट आ गया। लेकिन आपको पता है, हो सकता है वहां पे आंसर रेडियन पर मिनट में ना हो, बल्कि रेडियन पर सेकंड में हो। तो आपको क्या कन्वर्ट करना है बेटे, सिंपली एक काम करना है, नीचे वाले मिनट की जगह सेकंड लिख देने हैं। वो कैसे लिखोगे, रेडियन तो ऐसे ही आया, जो नीचे मिनट आ रहा था उस मिनट की जगह आपने क्या लिख दिए, 60 सेकंड लिख दिए। देखो अब रेडियन पर सेकंड में आ गया। और ये रेडियन पर सेकंड में आंसर कितना आएगा, पाई ओवर 60 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर होगा कितना वाला, 1800। और ये आएगा किसमें वाला, रेडियन पर सेकंड में। तो देख लीजिएगा वहां पे रेडियन पर मिनट में है या रेडियन पर सेकंड में है। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों।
और जल्दी से आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे गलती करते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ द आवर्स हैंड ऑफ द क्लॉक, द एंगुलर स्पीड ऑफ द आवर्स हैंड ऑफ द क्लॉक विल बी, ये सवाल है। तो फिर से परेशानी वाली बात नहीं। एंगुलर स्पीड का जो बच्चों फॉर्मूला है वो ओमेगा है। वो क्या होता है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी होता है। जब एक चक्कर पूरा होगा स्टूडेंट, जो ही एक रोटेशन पूरी होगी, थीटा कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन। अब आपको रुक जाना है, कौन से हैंड की बात हो रही है, आवर्स हैंड। बेटे जो आवर्स वाली नीडल है, सबसे छोटे वाली जो नीडल है, जब वो एक चक्कर पूरा करेगी तो कितने आवर्स लगेंगे, 12 आवर्स। बेटे एक चक्कर में 12 आवर्स होते हैं। ये लो, 12 आवर्स हो गया। समझ आ रही है बात, सोचो जरा, जो आवर्स वाली नीडल है वो एक चक्कर पूरा करेगी तो 12 आवर्स ही होंगे। कितना बना, पाई/6 रेडियन पर आवर। लेकिन हो सकता है आंसर रेडियन पर आवर में ना हो, रेडियन पर सेकंड में हो। तो अब रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। बताओ कितना आया, पाई/6 आया। रेडियन ऐसे लिखा, 1 आवर की जगह आप क्या लिख दोगे, 3600 सेकंड लिख दोगे। तो जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये पाई आएगा, इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये 21,600 बनेगा। और आंसर आएगा किसमें बच्चों, रेडियन पर सेकंड में। तो जल्दी से, अगर वो आपको मिनट्स हैंड, आवर्स हैंड और क्या कहते हैं सेकंड्स हैंड की एंगुलर स्पीड पूछे तो आपको रेडियन पर सेकंड में ढूंढनी आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने जल्दी से ये जो है मिनिमाइज कर दिया हुआ है बेटे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो जल्दी से ले लें। क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई है बच्चों? ओके, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है वो आपको ये स्पीड उसमें ना पूछे, रेडियन पर सेकंड में ना पूछे, बल्कि आपको पूछ रहा हो बेटे आरपीएम में पूछ रहा हो। अब आपको थोड़ा फोकस हो जाना है। आइए अब हम यही स्पीड जानते हैं किसमें भला, आरपीएम में। बेटे ओमेगा, अगर वो पूछे एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड्स हैंड, चलो आइए सेकंड्स हैंड की एंगुलर स्पीड पता लगाते हैं। लेकिन हमने किसमें निकालनी है, आरपीएम में। परेशानी नहीं है, आपने ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेटे, क्या होता है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। बताओ, जब ये जो सेकंड वाली नीडल है, ये जो सेकंड वाली नीडल है वो एक चक्कर पूरा करेगी, तो एंगल आपने रेडियन में लिखना, रेवोल्यूशन में लिखना है। तो एक पूरे चक्कर में एंगल कितना बनता है, जल्दी बोलिएगा, थीटा कितना बनेगा, 1 रेवोल्यूशन बनेगा। तो मैं एक काम करने जा रहा हूँ, वैसे शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ चलो, या बेटे थीटा हमारे पास कितना बनना है, 1 रेवोल्यूशन बनेगा। ओके, थीटा विल एक्चुअली बी 1 रेवोल्यूशन। और टाइम कितना लग रहा है बेटे, जल्दी बोलिएगा, टाइम मिनट्स में लिखना है क्योंकि आरपीएम में कन्वर्ट करना है। बताओ, जो सेकंड वाली नीडल एक चक्कर पूरा करेगी, सेकंड वाली नीडल एक पूरा चक्कर करेगी, तो आपके पास पूरा 60 सेकंड लगेंगे। बेटे टाइम कितना लगेगा, 60 सेकंड। तो आपने 60 सेकंड नहीं लिखने, 60 सेकंड्स की जगह बेटे आपको क्या लिख देना है, 1 मिनट, क्योंकि आरपीएम में लिखना है। तो बेटे 1 रेवोल्यूशन ओवर कितना आ गया, 1 मिनट आ गया, तो ये कितना बना, 1 आरपीएम बना। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, आसान कर लो। ठीक है। अच्छा, आपको एक शॉर्टकट तरीका सीख लेना है, यहाँ पे आपको सीखना जरूरी है कि जब भी एंगुलर स्पीड पूछे किसमें भला, आरपीएम में, तो ऊपर लिखो 1 रेवोल्यूशन लिख लो, और बेटे नीचे टाइम लिखो। और टाइम बताऊं किसमें लिखना है आपने, मिनट्स में लिखना है। लो जी, बात बन जाएगी। अब जल्दी बताओ, जो मिनट्स हैंड है उसकी स्पीड बताओ, मिनट्स हैंड, जल्दी जल्दी शॉर्टकट फॉर्मूले को फॉलो करो बेटे। मिनट्स हैंड की बात करते हैं। जो मिनट्स हैंड है उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी, आरपीएम में बतानी है। तो बेटे शॉर्टकट फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, जल्दी सॉल्व करो। ओमेगा मालूम करने का फॉर्मूला है 1 रेवोल्यूशन ओवर टाइम। बताओ टाइम किस में लिखना है स्टूडेंट्स, आपको टाइम लिखना है मिनट में। जो मिनट्स हैंड है जब वो एक चक्कर पूरा करेगा, मिनट्स हैंड जब एक चक्कर पूरा करेगा, तो आप सबको आइडिया है कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट लगेंगे। और टाइम लिखना भी मिनट्स में ही है। तो नीचे कितना बना, 60 मिनट बना। तो आंसर कितना आएगा, 1/60। और आंसर आएगा किसमें भला, रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो मिनट्स हैंड की अगर पूछे तो वो भी आपके सामने है। और जल्दी से आवर्स हैंड की बात करते हैं। आवर्स हैंड की हम लोग बात करते हैं बेटे। जो आवर्स हैंड है उसकी अगर रेवोल्यूशन, अगर उसकी स्पीड पूछी जाए तो वो भी आ जाएगी जल्दी से, एंगुलर। तो ये बनेगा बेटे, मैंने बताया तरीका क्या क्या होता है, 1 रेवोल्यूशन ओवर टाइम लिखना होता है मिनट्स में। आपको पता है जो आवर्स हैंड है वो जब एक रेवोल्यूशन पूरा करेगा तो उसमें टोटल आपको टाइम लगेगा आवर्स। चलो पहले आवर्स लिख लेते हैं, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना आसान है। 12 आवर्स लगेंगे। और बेटे आपने
12 आवर्स की जगह क्या लिख देना है, 1 आवर की जगह लिखोगे 60 मिनट लिख दोगे। तो ये बना बेटे कितना भला, 1/720 RPM। ये लो, ये बेटे मैंने तीनों की मिनट्स हैंड, सेकंड्स हैंड और आवर्स हैंड की आपको स्पीड बता दी है आरपीएम में। तो यहां तक होपफुली आपको जो है वो बात समझ आ रही है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब वो आपको सम टाइम रेशो पूछ रहा होगा। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स थोड़ा परेशान हो रहे होते हैं कि भाई रेशो पूछी जाए तो फिर क्या होगा। तो आइए अब हम लोग कुछ रेशियोज की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपको एक सवाल स्क्रीन पे नजर आ रहा है, द रेशो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द आवर्स हैंड टू द मिनट्स हैंड, रेशो पूछी गई है। जल्दी देखिएगा बच्चों, रेशो की तरफ चलते हैं। वो आपको रेशो पूछ रहा है, पहले देखिएगा एंगुलर स्पीड किसकी, आवर्स हैंड की, उसको डिवाइड करना है किससे भला, मिनट्स हैंड से। चलो एंगुलर स्पीड ऑफ द आवर्स हैंड, इसकी रेशो लेनी है एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट्स हैंड के साथ। आवर हैंड की एंगुलर स्पीड पता लगाओ बेटे, 2 पाई रेडियन। और आवर्स हैंड जो है जब वो एक चक्कर पूरा करता है तो टाइम कितना लगता है बेटे, वो है 12 आवर्स। तो ये बना, ऊपर तो मैंने लिख दी उसकी वाला आवर्स हैंड की, नीचे लिखते हैं मिनट्स हैंड की। बेटे मिनट हैंड जो एंगल कवर हो करेगा वो 2 पाई रेडियन होगा, और उसमें टाइम कितना लगेगा, दैट विल बी 60 मिनट्स। अब बच्चे क्या करेंगे, ऐसे ही रेशियो ले लेंगे, नहीं नहीं, जब रेशियो लेनी है तो यूनिट कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऊपर जो है वो टाइम आवर्स में लिखा हुआ है, नीचे टाइम मिनट में लिखा हुआ है। या तो ऊपर वाले आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो या नीचे वाले मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करो। तो आइए कन्वर्जन की तरफ चलते हैं बेटे। मैंने ऊपर वाला फैक्टर ऐसे लिखा, 2 पाई ओवर 12 ऐसे ही लिख लिया। और जल्दी देखो नीचे 2 पाई आ रहा है रेडियन में, और नीचे आ रहा था 60 मिनट। बेटे 60 मिनट की जगह, जैसे ऊपर 12 आवर्स था, मैं 60 मिनट की जगह बताओ जरा 1 आवर लिख सकता हूँ। मैंने मिनट्स को आवर्स में, ताकि दोनों ही आवर्स में हो जाए और आसान हो जाए। तो जैसे आप ये वैल्यूज कैंसिल करोगे, जो आपका आंसर आएगा वो 1/12 आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, अगर वो किसी की भी किसी के साथ रेशो पूछे तो आपने फौरी क्या करना है स्टूडेंट्स, यूनिट कंसिस्टेंट करके फिर रेशो लेनी है। अब ये तो होगी मिनट्स हैंड, आवर्स हैंड। अब वो कभी कभार मुख्तलिफ चीजों की और एंगुलर स्पीड पूछेगा, जैसे एंगुलर स्पीड ऑफ द डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ अगर आपसे पूछ ले, डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ पूछ ले, तो बड़ी आसान कहानी है बच्चों। पहले ओमेगा का फॉर्मूला लिखो, वो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी होता है। बताओ जब जमीन एक चक्कर पूरा करेगी, जमीन एक चक्कर पूरा करेगी, तो जो एंगल कवर हो रहा होगा स्टूडेंट्स, वो कितना होगा, 2 पाई रेडियन का होगा। और इस दौरान जो टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, दैट विल एग्जैक्टली भी, जमीन की एक रोटेशन के दौरान स्पिन मोशन की बात हो रही है, ठीक है। डेली रोटेशन का मतलब स्पिन मोशन की बात हो रही है। और जमीन एक चक्कर बेटे कितनी देर में कवर कर रही है, 24 आवर यानी 1 डे में। तो जो आपका आंसर आएगा बच्चों, दैट विल बी पाई ओवर 12, किस में आ जाएगा, रेडियन पर आवर्स में आ जाएगा। तो ये तो मुख्तलिफ चीजों की अगर एंगुलर स्पीड्स पूछे तो उसकी कहानी आपके सामने है बच्चों। आइए अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन, अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की बड़े डेफिनेशन स्क्रीन पे आ रही है। एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम ये देख लें टाइम के साथ साथ कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो कहलाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मेरे हेडफोन जो है उनकी बैटरी लो हो गई है, उनको मुझे वापस कनेक्ट करना है। मुझे देखने दो ये कनेक्टेड हैं या नहीं है, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। ओके, कनेक्टेड हैं, चलो दैट्स गुड। अच्छा बेटे, ओमेगा की हमें बात करना है, अल्फा की बात करना है। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। और ये होता है जितना एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है किसके साथ साथ भला, टाइम के साथ साथ। तो ये हमारे पास होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये बड़ा सिंपल है। एक और फॉर्मूला भी हमने आगे चल के पढ़ना है, वो भी बता देता हूँ। तो अल्फा का एक और फॉर्मूला होता है, जैसे आपने पढ़ा है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। तो यहाँ से यू कैन हैव अनदर एक्सप्रेशन फॉर द अल्फा, जो कि क्या बनेगा, वो बनेगा ए टी ओवर आर, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओवर रेडियस। लेकिन मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा बेटे, ये फॉर्मूला आगे चल के हम इन डिटेल जो है वो पढ़ रहे होंगे। तो सिंपल ये एंगुलर एक्सेलरेशन की पहली कहानी होगी। और नंबर 2 में बेटे इसके यूनिट्स देख लेने, तो यूनिट्स बड़े आसान है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स जो थे
वो रेडियन पर सेकंड थे एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट। उसको ऐसा करो, एक और सेकंड से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकते हैं बेटे, साइकिल्स पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकते हैं। तो यू कैन मेजर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट यूनिट्स। ओके, अब बच्चों हम लोग चलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है जहां पे मैं चाहूंगा कि आपकी तवज्जो जो है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? बट अब दो चीजें इसमें आपको याद रखनी है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी तब इसकी डायरेक्शन अलग आएगी, और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी, अगर ओमेगा इंक्रीज करेगा तब वैल्यू और आएगी, अगर ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, तब एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो अलग आएगी। अब बच्चों, जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तब आपको क्या करना है? अच्छा बच्चों, जैसे एक फैन की एग्जांपल लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक फैन है स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स सपोज आपने ये फैन ऑन किया है, अभी अभी आपने जस्ट फैन ऑन किया है। तो जो ही आप फैन ऑन करोगे तो आपको पता है इसकी एंगुलर स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज या आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कहानी लिखने जा रहा हूँ, एंड दैट स्टोरी इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। अगर ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो याद रखिएगा, अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा हो तो अल्फा विल बी पैरेलल टू ओमेगा, यानी अल्फा की डायरेक्शन वही आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही आएगी जो किसकी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। जल्दी बच्चों फिंगर्स को कर्ल करो, कैसे कर्ल करोगे? आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करो, तो जो फिंगर आ रही है वो अपवर्ड आ रही है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो ओमेगा आ रहा है बच्चों वो किधर आ रहा है, अप आ रहा है। तो जो डायरेक्शन ओमेगा की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी, अल्फा की। बताओ अल्फा भी किधर आ रहा होगा, अप आ रहा होगा। तो ये परेशानी नहीं है, आपने ओमेगा की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से पता लगानी है। अगर स्पीड बढ़ रही होगी तो तब आप ओमेगा की वैल्यू जो है बच्चों वो किस में लिख रहे होगे, अल्फा की डायरेक्शन वही लिख रहे होगे जो ओमेगा की है। लेकिन हो सकता है आप फैन को स्विच ऑफ कर रहे हो, तो जब आप फैन को स्विच ऑफ कर रहे होगे तब की कहानी विल बी सम हाउ डिफरेंट। बेटे एक बात लिख लें, चलें ये लें, ये फैन स्विच ऑफ हो रहा है, तो जो ही फैन स्विच ऑफ होगा तो तब बेटे ओमेगा क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। ओमेगा क्या कर रहा है, डिक्रीज। और जब जब ओमेगा डिक्रीज कर रहा हो, तो द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी इज, जब ओमेगा डिक्रीज करेगा तब जो अल्फा की डायरेक्शन आएगी दैट विल बी एंटी पैरेलल बोल लो बच्चों, या ऑपोजिट बोल लो, दे आर द सेम टर्म्स। जो अल्फा की डायरेक्शन होगी वो एंटी पैरेलल होगी या ऑपोजिट होगी, किसके भला, ओमेगा के। यानी जो डायरेक्शन ओमेगा का आनी है अल्फा उसके ऑपोजिट आएगा। जैसे ये फॉर एग्जांपल रोटेट कर रहा है बच्चों, कैसे बना, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा ओमेगा जो है बिल फर्ज वो अप आ रहा है। तो जो अल्फा आएगा बेटे वो अप नहीं आएगा, अल्फा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। यानी अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही होगी, डाउन आ रही होगी। तो याद कर लो, अगर स्पीड बढ़ रही है तो तब जो अल्फा और ओमेगा होंगे वो पैरेलल होंगे, यानी सेम डायरेक्शन में होंगे। और अगर स्टूडेंट स्पीड जो है वो कम हो रही है तो फिर जो ओमेगा होगा, अल्फा होगा, दैट विल बी ऑपोजिट टू दैट ऑफ ओमेगा। तो होपफुली आपको ये सारी कहानी है जो वो समझ आ रही है, बाकी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हुए। स्टूडेंट्स वीडियो के इस पार्ट में अब हम लोग कुछ और रिलेशन, जैसे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, इसी तरह रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, और साथ ही साथ में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को इन डिटेल हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इट कैन हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी और एक एंगुलर वेलोसिटी, दोनों के बारे में बताता हूँ। तो बेटे एक बड़ा फेमस एक्सप्रेशन है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। दिस इज एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव कर रहा होता है तो इट कैन हैव टू टाइप ऑफ वेलोसिटीज। एक तो पता है टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो हमेशा अलोंग द बच्चों क्या होती है स्टूडेंट्स, दिस इज अलोंग द टेंजेंट, एंड देयर इज अनदर वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। वो हमेशा किधर होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। और ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ कि ये हमारे पास ओमेगा है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है। अच्छा, अब यहाँ पे दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। पहली बात याद रखो कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो ना,
तो जो नया वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। ओके, जैसे लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने दो वेक्टर्स को लिया और ए और बी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, देयर इज अ थर्ड वेक्टर सी। तो याद रखो ये जो थर्ड वेक्टर सी है ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। यू ऑल नो दिस वेरी वेल। तो मेरा सवाल ये है, ये जो ये वेलोसिटी है बेटे, लीनियर वेलोसिटी का एक और नाम भी है, इसे टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे आपको पता है ओमेगा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से वी आ रहा है। तो बच्चों याद रखिएगा ये जो v होगा इसके बारे में पहली बात याद कर लो, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ये स्टूडेंट एंगुलर वेलोसिटी के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, पहली बात। और दूसरी बात याद कर लो, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ये रेडियस के भी परपेंडिकुलर होगी। मैंने अभी बताया जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो नया वेक्टर, तो कभी कभार सवाल आता है कि बताओ सर्कुलर मोशन के दौरान व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं एक बात लिख देता हूँ कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन एंगल बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी बच्चों वो कितना होगा, 90 डिग्री। और अगर वो टेंजेंशियल और एंगुलर वेलोसिटी को छोड़ो, टेंजेंशियल वेलोसिटी को रेडियस में एंगल पूछे, तो याद रखो एंगल बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियस, ये भी स्टूडेंट्स कितना आएगा, 90 डिग्री आ रहा होगा। तो एक तो ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं, और ये आपको इस डायग्राम में बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे आर और इसके बीच में भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब ये रेडियस के परपेंडिकुलर है। और ये जो ओमेगा और इसमें एंगल है वो भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो पहली बात तो ये आ गई। दूसरा बेटे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो आपने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इसकी सिंपल जो है वो मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म बना लेनी है, जो कि आप सब जानते हो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो जब भी टेंजेंशियल वेलोसिटी देके एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी देके टेंजेंशियल वेलोसिटी पूछे और रेडियस इन्वॉल्व हो, तो बेटे आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। दैट इज रियली सिंपल स्टोरी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ लाना चाह रहा हूँ। मैंने उस पॉइंट को समराइज करने के लिए पहले एक क्वेश्चन रखा है, आइए उस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर मैं आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखो उसने बोला थ्री पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस लोकेटेड 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द पार्ट विच पार्टिकल हैज ग्रेटर टेंजेंशियल वेलोसिटी। अच्छा, सवाल ये है कि हमारे पास एक सर्कल है बच्चों, लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्कल या स्फीयर है और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना लूँ, मेरे पास एक पॉइंट ए है, चलें ये वाला पॉइंट मैं बोलता हूँ, ये वाला पॉइंट ए है। और बच्चों ये पॉइंट ए कितने डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर पे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। देयर इज अनदर पॉइंट जिसको मैं नाम देता हूँ कि पॉइंट बी है। चलें उस पॉइंट बी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है बेटे, लेट्स सपोज दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये पॉइंट बी है। ये पार्टिकल नंबर बी है, तीन पार्टिकल हैं डिफरेंट हमारे पास। ओके, और देयर इज अनदर पार्टिकल जिसका नाम हम बोल रहे हैं कि देयर इज अ पार्टिकल सी, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बच्चों कितने फासले पे है, दैट इज एट 15 सेंटीमीटर, यानी वो एज के बिल्कुल करीब है। मतलब ये तीसरा पॉइंट है जिसका नाम मैं सी बोल रहा हूँ। अब सवाल ये है कि इनमें से किसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, विच हैव ग्रेटर टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब बेटे आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा टेंजेंशियल वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब बेटे याद रखो ये जो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं इन तमाम की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। भाई उसकी वजह क्या है, बेटे ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक ही स्पिनिंग बॉडी का हिस्सा हैं, और जो उस स्पिनिंग बॉडी की वेलोसिटी होगी वही इन तमाम पार्टिकल की वेलोसिटी। आप ऐसे समझ लें जैसे कुछ लोग एक बस में सवार हैं, तो जो बस की वेलोसिटी है वही पैसेंजर्स की वेलोसिटी है, भले वो जिधर भी बैठे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊं बच्चों, एक फैन है, ये फैन का ब्लेड है, इस पे मुख्तलिफ पॉइंट्स है, मतलब ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी है। बेटे मेरा सवाल है इनमें से कौन से पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, कौन से की ज्यादा होगी। भाई तमाम पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, क्योंकि दे ऑल आर द पार्ट ऑफ दैट फैन। और जितनी स्पीड से ये फैन मूव कर रहा है उतनी स्पीड से ये तमाम पॉइंट्स मूव कर रहे हैं। तो याद रखो जब तमाम ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक ही स्पिनिंग बॉडी का हिस्सा हैं, तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी बेटे हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी को सेम कर लिया जाए तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका रेडियस के साथ क्या रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा। बताओ इन तीनों पार्टिकल में, ए बी और सी वाले में
सबसे ज्यादा फासला किसका बन रहा है बेटे, ये 15 सेंटीमीटर वाला जो है ये ज्यादा डिस्टेंस है। और जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो किस पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो 15 सेंटीमीटर पे लोकेटेड है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कहानी ये समझ आई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी टेंजेंशियल वेलोसिटीज डिफरेंट हो सकती हैं अगर वो मुख्तलिफ फासले पे मौजूद हैं। तो टेंजेंशियल वेलोसिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, जबकि एंगुलर वेलोसिटी क्या आ रही होगी, सेम आ रही होगी। तो होपफुली ये आपको बात समझ आई होगी। अब ये क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का आंसर करें। इन रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑल द पार्टिकल, मतलब एक रिजिड बॉडी है, वो रोटेट कर रहा है और ऑब्वियसली उसमें मुख्तलिफ पार्टिकल मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे लोकेटेड है। कोई इसके बहुत करीब होंगे, कोई थोड़ा दूर होंगे, कुछ और भी दूर होंगे। तो बेटे इन तमाम पार्टिकल्स के बारे में सवाल है कि इन पार्टिकल्स के बारे में कौन सी बात सही है। दे हैव सेम लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, नहीं, इन तमाम ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, जो कि कितनी होनी है, जितनी उस स्पिनिंग बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है। लेकिन तमाम की टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला है आर ओमेगा। तो बेटे ओमेगा की वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है। तो बताओ जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे मौजूद हो। तो मुख्तलिफ पार्टिकल का चूंकि डिस्टेंस मुख्तलिफ है, तो लिहाजा तमाम की टेंजेंशियल वेलोसिटीज क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। और याद रखिएगा अगर एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर जो तमाम पार्टिकल्स होंगे दे कैन हैव different linear velocities but same angular velocity, so right option will be Charlie। तो होपफुली आपको लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में रिलेशन और ये कहानी समझ आ चुकी होगी। अब रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन पे चलते हैं जल्दी से, ये भी बड़ी आसान कहानी है। बेटे आपने अगेन यू हैव अनदर इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, एल सॉरी ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ए के साथ छोटा सा टी लिख लो, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस क्या होगा, आर होगा। और यहीं से अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म बनाएंगे तो एक बड़ा फेमस फॉर्मूला आता है, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। तो जब भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे के एंगुलर या एंगुलर एक्सेलरेशन दे के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछे तो बेटा यही वाला फॉर्मूला होगा। अब यहाँ भी वी हैव द सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी जो थोड़ी देर पहले बात बताई, कि जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो नया वेक्टर होता है वो दोनों वेक्टर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन के दौरान टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा अगर वो हुआ, तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, पहली बात। और दूसरी बात याद कर लो, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ये रेडियस के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। बाकी न्यूमेरिकल आएंगे इज इक्वल टू आर अल्फा के, तो आपने जो भी गिवन हो टेंजेंशियल देके एंगुलर, एंगुलर देके टेंजेंशियल और रेडियस ये इन्वॉल्व होंगे तो मालूम कर लेना है। आइए बेटे अब वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में जा रहे हैं, जो कि इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन है। इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन सिंपल कहानी है। आपने क्या करना है, तीन काम करने हैं। जहां जहां पे लीनियर मोशन में एस आता था, लाइक डिस्टेंस आता था, वहां पे आप रिप्लेस कर दोगे बेटे थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जहां जहां पे v आता था यानी लीनियर वेलोसिटी, वहां वहां पे आप क्या रिप्लेस करोगे, एंगुलर वेलोसिटी। जहां जहां पे a आता था यानी एक्सेलरेशन लीनियर, यहाँ पे आप कौन सा एक्सेलरेशन लिखोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन लिखोगे। तो आपकी तमाम इक्वेशंस ऑफ मोशन बन जाएंगी। तो पहली बात तो ये याद रख लो, s की जगह पे थीटा, b की जगह पे ओमेगा और a की जगह पे अल्फा पुट कर देना है। जैसे आपने एक बड़ी फेमस इक्वेशन पढ़ रखी है, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी बेटे, s इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी, वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी। इसी को एंगुलर फॉर्म में अगर लिखेंगे स्टूडेंट, अगर इसी को एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो एस की जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, टी। तो एक तो ये फॉर्मूला याद कर लो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसके क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, मैं आगे सवाल में जाता हूँ और फिर हम सीखते हैं। अच्छा ये तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाद में बनाता हूँ बेटे, लेकिन वो कुछ और चीजों की एंगुलर फॉर्म भी पूछ रहा होता है। जैसे वो आपको पूछेगा कि भाई जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसकी एंगुलर फॉर्म बताओ। जल्दी से देखो बेटे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एंगुलर फॉर्म क्या है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू क्या है, एम ए है। अब सवाल ये है कि अगर आपको इसको एंगुलर फॉर्म में लिखना है तो भाई वो आप कैसे लिखोगे स्टूडेंट। तो बेटे एंगुलर मोशन में जो फोर्स का रोल है ना वो टॉर्क प्ले कर रहा होता है। तो जहां पे फोर्स आ गई बेटे वहां पे टॉर्क लिख दो। तो देखो मैं फोर्स की जगह पे लिख रहा हूँ टॉर्क, क्योंकि एंगुलर मोशन में फोर्स का रोल कौन प्ले करता है, टॉर्क। बेटे एंगुलर मोशन में मास का रोल कौन प्ले करता है, मोमेंट ऑफ एनर्शिया। ठीक है, तो जहां भी एम आए वहां पे आई लिख दो यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
और बेटे जैसे एंगुलर मोशन, लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यू हैव रियली इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, यानी अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये बन जाएगी पहली बात। नंबर दो में बच्चों वी हैव अनदर स्टोरी। अगर वो आपको बोले भाई वर्क का फॉर्मूला एंगुलर फॉर्म में लिखो, बेटे वर्क क्या होता है? एफ डॉट डी। अब आपको पता है एंगुलर मोशन के दौरान फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? बेटे सॉरी, वर्क तो ऐसे ही आया, इक्वेलिटी ऐसे लगाई, फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? टॉर्क, तो यहाँ पे टॉर्क लिख दोगे। यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या लिखोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को अगर आप एंगुलर फॉर्म में लिखोगे तो एफ डॉट डी की बजाय टॉ थीटा आएगा। सिमिलरली आपको बोले जो पावर होती है उसको एंगुलर फॉर्म में लिखो, तो पावर होती है वर्क ओवर टाइम, यानी सिंपली बोलो तो एफ डॉट डी ओवर टी होता है। अगर आप इसी की एंगुलर फॉर्म बनाओ तो इसी की जो एंगुलर फॉर्म आएगी बेटे, पावर ऐसे ही आया, फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? टॉर्क, ये लिखा। बेटे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओवर क्या आ गया? टाइम। मतलब वो किसी भी चीज की एंगुलर फॉर्म पूछे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, वर्क की, पावर की, तो आपके सामने। और यहाँ पे देयर इज रियली इंपॉर्टेंट स्टोरी, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है कि आपने मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। ये सब बच्चों को पता है। अगर इसको एंगुलर फॉर्म में लिखें तो बेटे फोर्स का रोल कौन प्ले करता है? टॉर्क। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम आ रहा है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखो बेटे, एंगुलर मोमेंटम हम एल से डिनोट करें, ओवर क्या आएगा? डेल्टा टी। तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी कहानी याद कर लेनी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अगर वो एंगुलर फॉर्म में दे तो हम कैसे जो है वो सीख रहे होंगे एक बार। अच्छा, अब आते हैं वापस यहीं पे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन की जल्दी जल्दी कहानी, बस 5 से 7 मिनट की वीडियो है, हम इसको एंड करने जा रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला याद करो, एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी था, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी आ गया। इसका सवाल आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है कि एक व्हील जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है बेटे, और उसकी वेलोसिटी जो है वो 60 रेडियन पर सेकंड होगी, कितनी देर में भला? 5 सेकंड में। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब बच्चे एक गलती करेंगे, बच्चे है ना, फिर वो एक गलती कर रहे होते हैं, वो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख लेते हैं फौरी से। तो वो देखते हैं ओमेगा कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकंड दिया हुआ है। तो बेटे वो आंसर चूज कर लेते हैं, 300 रेडियन चूज कर लेते हैं। यहाँ पे 300 रेडियन भी मौजूद है, जबकि ये गलत आंसर है। अब बच्चे कहते हैं गलती क्या हुई? बेटे असल फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी नहीं है, असल फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। तो फिर बच्चे कहते हैं सर ओमेगा टी क्यों लिखते हैं? बेटे ओमेगा टी तब लिखते हैं जब स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे तो चेंज हो रही है। शुरू में बेटे वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था, इनिशियली स्पीड कितनी थी? 0, और फाइनली उसकी स्पीड हो चुकी है, बोलो कितनी भला? 60 रेडियन पर सेकंड हो चुकी है। तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड, क्योंकि स्पीड बदल रही है। तो अब बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करो, तो जैसे आप बेहतर तरीके से सॉल्व करोगे, थीटा ऐसे लिखा, एवरेज ओमेगा पता लगाने के लिए इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, बेटे इनिशियली 0 थी, फाइनली 60 थी, तो दोनों को क्या करो? ऐड करो और 2 पे कर लो डिवाइड। ये तो क्या आ गई? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ गई, ये तो मैंने ओमेगा एवरेज की वैल्यू लिखी। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है बच्चों, किससे भला? टाइम से, जो कि कितना है? 5 सेकंड। तो ये बनेगा 60/2, बेटे कितना आएगा? 30। और 30 को जैसे 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 150 रेडियन आ जाएगा। आपकी छोटी सी गलती आपको आंसर से बहुत दूर ले जा सकती है। कभी भी फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी नहीं लिखना बेटे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी लिखना है पहली बार। तो पहला फॉर्मूला ये याद कर लो। अब बच्चों मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जा रहा हूँ। बेटे सेकंड इक्वेशन की लीनियर मोशन बताओ जरा। लीनियर मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो आप सबको याद है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी था। अब इसकी एंगुलर फॉर्म बनाएंगे तो बेटे वो बनेगी ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस क्या होगा? एल्फा टी। और जैसे मैंने लीनियर मोशन में इक्वेशंस के नाम बताए थे, यहाँ भी नाम याद कर लो। बेटे ए तो रहना है कांस्टेंट, ये है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ए तो चेंज नहीं होना। पीछे दो ही वेरिएबल्स हैं, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम। तो जब भी इसका नाम लिख लो ओमेगा टी इक्वेशन, इसका नाम है ओमेगा टी इक्वेशन। जब भी एंगुलर वेलोसिटी दे के टाइम पूछे या टाइम दे के एंगुलर वेलोसिटी पूछे तो आपने हमेशा इसी इक्वेशन के साथ जाना है। जैसे देखो, a gramophone turntable starts from rest and gains an acceleration of this in 2 seconds. What will be the angular velocity? बेटे देखो टाइम दे रखा है और एंगुलर वेलोसिटी पूछी हुई है, तो जल्दी से आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। जो आपके पास फॉर्मूला है बच्चों, दैट इज रियली सिंपल। बताओ क्या यूज करोगे?
ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। मैं बता रहा हूँ आपको समझ कैसे आएगा, कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। आपने देखा टाइम दे रखा है, ओमेगा पूछा हुआ है, तो इसी इक्वेशन का नाम ओमेगा टी इक्वेशन है। ओमेगा एफ बेटे फाइनली उसकी वेलोसिटी तो मुझे ढूंढना है। उसने बोला स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करेगा, तो ओमेगा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अल्फा हमें दे रखा है कितना है, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है, 2 सेकंड। तो लिहाजा जो हमारे पास ओमेगा एफ की स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8। और आंसर एसआई यूनिट यानी रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन का नाम याद कर लें, ओमेगा टी इक्वेशन है। अब मूव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि इसमें अक्सर वो पूछता है भाई कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा। पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो। पहले बेटे मैं लीनियर वाली लिख देता हूँ। एस इज इक्वल टू क्या पता है, वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वेयर। अब आपने सिंपली इसकी एंगुलर फॉर्म लिख लेनी है। जो ही आप इसकी एंगुलर फॉर्म लिखोगे तो यू विल बी गेटिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ द एंगुलर मोशन। एस की जगह थीटा, वी की जगह ओमेगा, और ए की जगह अल्फा लिख दो। ये लो, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन बन गई है। ठीक है, इसका नाम है बच्चों थीटा टी इक्वेशन। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख रहा हूँ, ये है थीटा इंटू टाइम। जब भी टाइम दे के थीटा पूछे या थीटा दे के टाइम पूछे, तो इस इक्वेशन का नाम याद कर लो, ये थीटा टी इक्वेशन है। तो आपने मालूम करनी है। अच्छा, यहाँ पे दो क्वेश्चन आएंगे, मतलब दो तरह के, जल्दी से क्वेश्चन देख लें। कि अगर हमारे पास एक फैन है, उसके बारे में वो आपको मुख्तलिफ पैरामीटर्स दे के और आपको बोले बताओ ये फैन रेस्ट में आने से पहले कितने चक्कर काटेगा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछे इन एन सेकंड्स, यानी वो बोले 10 सेकंड में ये कितने चक्कर काटेगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन एन सेकंड का सिंपल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है बेटे। आपने ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वेयर को सॉल्व कर लेना है। तो आपको फौरी समझ आ जाएगी कि ये जो है ये रेस्ट में आने से पहले कितने जो है वो रोटेशंस कंप्लीट कर रहा होगा। तो ये पहला फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपको पूछे 10वें सेकंड में कितने चक्कर काटेगा, यानी ये तो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन एन सेकंड, 10 सेकंड के बाद। अब सवाल आ जाए 10वें सेकंड में कितने चक्कर काटेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और वो क्या है बच्चों, वो है हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन nth सेकंड, यानी 10वें सेकंड के अंदर वो कितने चक्कर काटेगा। उसका फॉर्मूला सुन लो बेटे, दैट इज ओमेगा आई प्लस एल्फा ओवर 2 इंटू 2n-1। n क्या है, वो पर्टिकुलर सेकंड जिसमें आपको जो है वो वैल्यू पता लगानी। 10वें सेकंड में अगर पता लगानी तो n की वैल्यू 10 पुट करके आप पता लगा रहे होगे कि वो 10वें सेकंड में कितने चक्कर काटेगा। होपफुली आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी समझ आ चुकी है, और इसका आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है। बेटे अब टाइम नहीं है इसको सॉल्व करने का, तो आपने जल्दी से क्वेश्चन का डाटा पढ़ के फौरी पता लगाना है कि कौन सी इक्वेशन यूज होनी है। और वो आपका आंसर मैं सिर्फ बता रहा हूँ, यहाँ पे 22 रेडियन पर सेकंड आएगा। लेकिन देख लेते हैं। अब वी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड हैव एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस व्हेन इट हैज मेड 10 रेवोल्यूशन, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज। बेटे आपको कहानी है जो वो बता रखी है, बल्कि ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की है, इसकी नहीं है। ओके, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का बेटे फॉर्मूला समझ आ गया। आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी जल्दी से बना देते हैं। बेटे पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सुन लो, जो कि क्या है, थीटा, सॉरी पहले लीनियर मोशन लिख लेते हैं, पहले लीनियर मोशन की इक्वेशन लिखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हमारे पास जो इक्वेशन है वो सबको पता है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो यहाँ पे 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, ओमेगा एफ स्क्वेयर माइनस ओमेगा आई स्क्वेयर। और बच्चों इस इक्वेशन का नाम याद कर लो। देखो अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा तो कांस्टेंट है, पीछे दो ही वेरिएबल्स हैं, कौन है वाला, थीटा और ओमेगा। तो इसका नाम याद कर लो, ये ओमेगा थीटा इक्वेशन है। यानी जब भी एंगुलर वेलोसिटी दे के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछे, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे के एंगुलर वेलोसिटी पूछे, तो आपने इसी इक्वेशन के साथ जाना है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बेटे। उसने बताया व्हाट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी, बताओ कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी। देखो ओमेगा पूछा हुआ है, व्हेन इट हैड मेड 10 रेवोल्यूशन, यानी थीटा हमें दे रखा है। तो आपको फौरी समझ आना है कि हमें यही वाली इक्वेशन यूज करनी है, ओमेगा थीटा इक्वेशन, तीनों के नाम याद कर लीजिएगा। अब बाकी मसला रह गया सोल्यूशन का, तो जल्दी से हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं बेटे। मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वेयर माइनस ओमेगा आई स्क्वेयर। अब देखो, a wheel start from rest and have an angular acceleration of 4 radian per second square. 2
बेटे अल्फा की वैल्यू दे रखी है 4 और यूनिट्स बिल्कुल सही है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। व्हेन इट हैज मेड 10 रेवोल्यूशन, हाँ यहाँ पे पंगा है। थीटा उसने बताया 10, लेकिन आंसर रेवोल्यूशन में बताया। बेटे हमें रेवोल्यूशन में नहीं लिखना, हमें तो रेडियन में लिखना होता है। थीटा की ऐसे यूनिट रेडियन है, तभी जाके ओमेगा के आंसर ऐसे यूनिट में आएंगे ना। तो 1 रेवोल्यूशन में सबको पता है क्या होता है, 2 पाई रेडियन। तो मैंने 10 रेवोल्यूशन को जब रेडियन में कन्वर्ट किया तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लिया। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपने पता लगानी है, और इनिशियल वाली उसने क्या बताई हुई है, 0। बस आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से जो आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो 22 रेडियन पर सेकंड जो है वो आ रही होगी। तो होपफुली आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है बच्चों उसकी भी समझ आ रही है। आपने एक तो एंगुलर फॉर्म याद कर लेनी है, एस की जगह पे थीटा, वी की जगह पे ओमेगा और ए की जगह पे अल्फा। और आपको तीनों इक्वेशंस के नाम याद कर लेने हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन का नाम बता दिया, ओमेगा टी इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन का नाम बताया, थीटा टी इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन का नाम बताया बेटे, दैट इज ओमेगा थीटा इक्वेशन। तो अगर नाम याद कर लोगे तो फौरी समझ आ रहा होगा। नहीं तो आप डाटा को देख के भी परसीव कर सकते हो कि इसमें पर्टिकुलरली कौन सी इक्वेशन जो है वो यूज होने जा रही है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो के एंड पे बहुत अच्छा सा बेटे कमेंट करें, और इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल रहा हो। तो थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।